Good morning again. So these are our same old 36 slips, 36 पर्चियाँ जो 3 पहले कम हो गई थी वो मैंने बना दी हैं। अभी तो 36 में अपन वैसे ही करते हैं जैसा अभी तक चल रहा है। आगे से मैं ऐसा करूँगा अपना समय बचाने के लिए कि जो भी पेजेस अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे, इनमें से निकाल लेंगे, उसको फिर मैं हटा दिया करूँगा। तो विल ड्रॉ आउट ऑफ द रिमेनिंग वंस ओनली। ओके, सो 6 वीडियोस बन चुके हैं अभी, अब 6 बचे हैं। 36 में से 12 वीडियोस बनाने की बात करी थी मैंने, और थोड़े बड़े वीडियोस बन रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा क्रिस्प, सॉलिड और शॉर्टर वीडियोस बने, ठीक है। सो प्लीज़ बियर विद मी। सो लेट्स ट्राई अगेन। सो इट्स पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। देखते हैं क्या है इसमें। पेज नंबर 14 पे एक तो भूल भी जाते हैं, काफ़ी दिन हो जाते हैं तो भूल भी जाते हैं कि हम इसको कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। ये हम कर चुके हैं। पेज नंबर 14 नहीं किया है। पेज नंबर 14 जो है, स्टोरी नंबर 2, बी क्यूरियस बट डोंट बी ओवर कीन, इसके कंटेक्स्ट में है। और पेज नंबर 14 पे बिटवीन द लाइंस का सेक्शन आया है। बिटवीन द लाइंस पेज नंबर 13 पे है। तो एक लाइन यहाँ आई है और दूसरी लाइन यहाँ है, तो टेक्निकली मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो बिटवीन द लाइंस बोलता है, क्या रूल है इसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बचपन में पढ़े थे, मैं तो भूल भाल गया था सब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जब तक मैंने ये किताब लिखना शुरू नहीं किया। तो पढ़ता हूँ मैंने क्या लिखा है। ओके, दे टॉट मी, हु? दे, whosoever taught me. If verb is for work, then noun is for names. If adjective defines a noun, then for verbs, adverbs do the same. If pronouns replaces the name of a person, place or a thing, then interjections are for expressing strong emotions. If conjunctions connect clauses and phrases, then prepositions describe the relationships, location, place, time and direction. But some word classes have always puzzled me, especially those that jumped between the last two parts of speech. In reference, फिर से, but some word classes have always puzzled me, especially those that jumped between the last two parts of speech in reference. They were called prepositions when followed by a noun phrase, and conjunctions when connecting two phrases or clauses of a sentence. So ये हो गया parts of speech, और इसी के बाद जैसे मैंने बताया था पॉइंट नंबर 2 पे मैं डालता हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है, फिगर्स ऑफ स्पीच अलग है। अलंकार अलग होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होते हैं, ठीक है। मैंने बताया जैसे 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है। तो पॉइंट नंबर 2 पे जो ये है एलूजन्स। एलूजन क्या होता है? इट इज़ अ रेफरेंस टू अ वेल नोन स्टोरी, मिथ और a historical event. हम कुछ अलूड करते हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे पेंडोरास बॉक्स। तो जो मैंने यहाँ पे इस स्टोरी में यूज़ किया है, स्टोरी बेसिकली एक मंकी की है जो बहुत ही क्यूरियस था, और अपनी क्यूरियोसिटी के चलते वो कैसे एक पेंडोरास बॉक्स खोल देता है। तो पेंडोरा कोई ऐसा कहीं से किसी ने मन गढ़ंत तो नहीं बना दिया ना, एक कहानी रही थी पेंडोरा की, जिसका कुछ बॉक्स हुआ करता होगा, उसको खुलने के बाद क्या हुआ होगा, कुछ बुरा हुआ था, तो वो एक एलूजन है, राइट। तो मैंने एलूजन, और जैसे बताया मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाया है, A B C D ऐसे करके, A से लेके Z तक, ठीक है। तो यहाँ पे एलूजन आया है। लाइक पेंडोरास बॉक्स, हिज फेट अनलॉक्ड। दिस अलूड्स टू द ग्रीक मिथ ऑफ पेंडोरास बॉक्स, वेयर पेंडोरास क्यूरियोसिटी लेड टू द रिलीज ऑफ ट्रबल्स अपॉन द वर्ल्ड. Here it draws a parallel between Pandora's mistake and the monkey's reckless action. Okay, so ये हुआ। आगे तीसरे पॉइंट में जैसे मैंने बताया एडाजेस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, मैक्सिम्स हैं, और साथ ही साथ इडियम्स भी हैं। तो मैंने इसमें करीब 5 प्रोवर्ब्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे स्टोरी से रिलेटेड। और जैसे क्या, वी कांट अफोर्ड टू फॉल आउट ऑफ हिज फेवर्स। किसी की मतलब फॉलिंग आउट ऑफ समवंस फेवर्स इज़ अ प्रोवर्ब, एक कहावत है।
दिस अलाइंस विद द आइडिया दैट डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, उस हाथ को नहीं काटो जो तुम्हें खिला रहा है। ओके, तो ये एक यूज़ किया है। और एक है दोज हु इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ अदर्स श्योरली वन डे कम टू ग्रीव, दिस कन्वेज अ मोरल लेसन सिमिलर टू द प्रोवर्ब क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, और माइंड योर ओन बिजनेस, और fools rush in where angels fear to tread. Got it? Third है fleeting whim, a careless act. Now suffering is all he has got. ये भी स्टोरी में यूज़ है, similar in the spirit to look before you leap. छलांग लगाने से पहले देख तो लो भाई कहाँ कूद रहे हो, गड्ढे में तो नहीं गिर जाओगे। ठीक है, a fleeting whim, a careless act. Now suffering is all he has got. ये स्टोरी में यूज़ किया गया है। तो मैंने ऐसे रिलेटेबल स्टेटमेंट्स दी हैं जो किसी न किसी या तो डायरेक्टली प्रोवर्ब्स हैं या डायरेक्ट इडियम्स हैं या फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये अपना नॉलेज को बढ़ाएगा ही। ओके, 4th नंबर पॉइंट पे लिखा है मैंने, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू अचीव एज लॉन्ग एज यू बिलीव। ओके, मैंने एक्नॉलेजमेंट्स में स्टेटमेंट डाली है, आई केम, आई बिलीव्ड, आई सॉ, आई बिलीव्ड, आई डिड इट with regard to completing this book। मतलब सोचना अलग होता है, फिर सोचने के बाद काम करने की हिम्मत जुटाना अलग होता है। हिम्मत जुटा ली, सब कुछ हो गया, फिर काम अल्टीमेटली कर पाना वो अलग ही बात है। कर लिया, उसके बाद सक्सेसफुली छप जाना किताब, ये तो फिर गॉड्स ग्रेस ही बोलेंगे। ठीक है ना। सो थैंक यू ऑलमाइटी गॉड। एंड हाँ, ये जो था ना एज लॉन्ग एज यू बिलीव वाला, दिस इज़ अ मैक्सिम सिमिलर टू वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ठीक है ना, वेयर देयर इज़ अ विल, जहाँ चाह वहीं राह। 5वें नंबर पे है, देयर आर काउंटलेस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बट हाउ वी गेट इट इज़ ऑनरेबल एज वेल। तो इस स्टोरी में मैंने ऐसा यूज़ किया है। दिस रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट द मीन्स मैटर एज मच एज द एंड्स। दो चीज़ें होती हैं किसी चीज़ को पाने की कोई डिज़ायर को फुलफिल करने की दो चीज़ें होती हैं, या तो आप एंड्स पे फोकस कर सकते हो या फिर मीन्स पे फोकस कर सकते हो। मीन्स मतलब वहाँ तक पहुँचने का रास्ता। तो यहाँ पे द मीन्स मैटर एज मच एज द एंड्स। अब ये किताब लिखने के लिए अब कुछ लोग, अब चलो गांधी जी का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे उनको फ्रीडम चाहिए था, ठीक है, तो फ्रीडम दो तरीके से आ सकता था, हिंसा से, अहिंसा से। तो गांधी जी चाहते थे अहिंसा वाला पथ, मतलब बिकॉज द मीन्स वर एज इम्पॉर्टेंट एज द एंड फॉर हिम। फ्रीडम तो ज़रूरी है लेकिन अहिंसा से होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो मीन्स और एंड की बात जस्टिफाई करते थे कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या थी हमारी उस समय भी, चाहते तो हम वायलेंस से, अंग्रेज़ों से बहुत जल्दी छुटकारा पा लेते अगर इकट्ठे होते तो, यूनाइटेड फोर्स होते तो, लेकिन वो नहीं चाहते थे ऐसा। उन्होंने एक स्टेटमेंट इस्टेब्लिश की एंड स्टिल वी नो हिम। आज भी हमारी जेब में गांधी जी हैं। जय महात्मा गांधी जी। नो ऑफेंसेस इंटेंडेड। ऑलराइट, सो दिस इज विद रिगार्ड टू पेज नंबर 14। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट ड्रॉ। आई होप दिस एक्ट ऑफ माइंड डजंट इरिटेट यू यार, है ना। अच्छा लगता है, यू नो, एक प्लेफुलनेस होना चाहिए। पेज नंबर 22 आया है। आई होप ये कुछ नया है, क्या आ चुका है। लेट्स सी। देखो यही एक्टिविटी जो हो रही है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। आई डोंट नो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। बस इसी चीज़ को रोकने के लिए अब आगे से पर्चियाँ हटा दिया करूँगा मैं। जो एक बार आ गया उसको हटाओ, साइड करो। ये हम कर चुके हैं। यहाँ पेज नंबर 22 पे हमने एनाफोरा, एपिस्ट्रोफे और सिम्प्लोशे के बारे में पढ़ा था। बिटवीन द लाइन्स का सेक्शन आया है इसमें, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। टाइम बहुत है, फ़ोन अपना है, किताब अपनी है, जितना चाहें उतने बार निकालें ड्रॉ। राइट, 21, लेट्स डू इट। सेम, कुछ नया। 24 ये भी आ चुका है। बहुत बार कर चुके हैं भाई, सब आ चुका है मेरे ख्याल से।
36 पेजों में कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ 24 नंबर पे पेज नंबर 4 का स्टोरी वाला बैक पोर्शन आया। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि स्टोरी की अगर शुरुआत होगी तो पढ़ूंगा, क्योंकि तब मज़ा आएगा, स्टोरी बिल्डअप हो जाएगी आपके लिए कि हाँ ऐसी शुरुआत हो रही है। बीच में पढ़ूंगा तो फिर वो इट विल रूइन योर क्या बोलेंगे उसको, जो छुपा हुआ रहता है कुछ भी, वो चीज़ रूइन हो जाएगी। सस्पेंस स्टोरीज़ में सस्पेंस होता है, हर लाइन अलग आइडिया लेके आती है। यानी शुरुआत तो मैं बता सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड, एंड भी नहीं बताना चाहिए मुझे तो, इसलिए बिटवीन द लाइंस आई एम ऑलवेज प्रेफरिंग कि बिटवीन द लाइंस आए, क्योंकि वो तो नॉलेज का पार्ट है, स्टोरीज एंटरटेनमेंट का पार्ट है ना। तो यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन है आपके लिए, नॉलेज बाय मीन्स ऑफ फन एक्टिविटी। नाउ द फाइनल फॉर दिस, ओके। 28 आ चुका है क्या? प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। अभी मैं बहुत ही लंबी रोड ट्रिप से आया हूँ, 10 दिन की, पूरा गले की बैंड बजी हुई थी, अभी जाके रिकवरी हो रही है। ऑल राइट फाइन, इट इज़ बिटवीन द लाइन सेक्शन ऑफ स्टोरी नंबर 4, पेज नंबर 28। ओके हाँ, तो पेज नंबर 4 के बिटवीन द लाइंस का आया है। तो बिटवीन द लाइंस बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन वाले सेक्शन से शुरू हो रहा है। तो मैं प्रोनाउंसिएशन का पहले पढ़ता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा सा इसमें लिखा हुआ है। आप जानते हो मैं परफेक्ट तो हूँ इंग्लिश में, तो एक रिदम और फ्लो में पढ़ने के लिए आई विल हैव टू सी वंस व्हाट आई हैव रिटन लॉन्ग बैक। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन का रूल देखेंगे अपन। अपोस्ट्रोफे देखेंगे, APOSTROPHE, अपोस्ट्रोफे फिगर्स ऑफ स्पीच है, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, मैक्सिम्स एंड adages. All right, so give me a break for a while. Yeah, so page number 28, pronunciation वाला पार्ट, ठीक है। पेज नंबर 28। यार अब शोर बहुत होने लगा है मैदान पे, क्रिकेट मैच चालू हो गया है बेसिकली। एनीवेज, थोड़ा लेट हो गए हम। हाँ, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे प्रोनाउंसिएशन भी अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस फनी लैंग्वेज का। When velvet vines bloom near wildwood trees, don't call them wines, oh pretty please. Let lips and teeth do what they must do. Let lips and teeth do what they must do. Always bite your V's and kiss your W's. ऐसे W, wine, victory, wisdom, victory। तो ऐसे V और W के जो भी वर्ड्स होते हैं ऐसे डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन वैसे ही दिया है जैसा मैंने पेज नंबर 19 पे जब डिस्कस किया था, स्पेलिंग एब्सर्डिटीज़। वही स्पेलिंग एब्सर्डिटीज़ में जो मैंने पोएटिक टच दिया था इसको, यहाँ पे उसी को मैंने प्रोज में लिखा है, वही एक्सप्लेनेशन है ना। स्पेलिंग एब्सर्डिटीज़ इज़ इक्वली एज सिमिलर एज द प्रोनाउंसिएशन एस्पेक्ट। क्या लिखा था मैंने स्पेलिंग एब्सर्डिटीज़ में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इफ़ ड्राउट गोज़ विथ शाउट, व्हाई डज थॉट राइम्स विथ कॉट, फॉट और सॉट। इफ़ बाउ राइम्स विथ काउ, देन व्हाई डज cough aligns with scoff, doff or off. And if through goes with you, why does thorough rhymes with tomorrow? Well, one of the rare specimens of the unwritten rules of English where words like though never fail to steal the show. These irregularities reflect its playful guise, where rules can bend to the tune of delightful surprise. English is a language where a trivial compromise often turns out to be a blessing in disguise. सो वही मैंने यहाँ पे प्रोज बना के लिखा है इस सेक्शन में। एंड या पेज नंबर 28 के कंटेक्स्ट में बिटवीन द लाइंस आ गया था, तो हमने प्रोनाउंसिएशन एस्पेक्ट देख लिया। बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं लोग, आई एम सॉरी। सेकेंड पॉइंट है फिगर्स ऑफ स्पीच। अपोस्ट्रोफे क्या होता है?
When an absent person, abstract idea, or inanimate object is duly at rest, apostrophe is the rhetorical device that is discreetly confessed. Got it? क्या क्या? Absent person, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति है, या जैसे मैंने बोला भगवान का नाम लिया, जैसे मैंने, ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, तो ये एब्सेंट पर्सन को मैंने, पर्सन तो है ही, मानते हैं तो पर्सन है, तो एब्सेंट पर्सन को मैंने याद किया, तो ये अपोस्ट्रोफे का अलंकार यहाँ यूज़ हुआ है, द फिगर ऑफ स्पीच। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की, जैसे सक्सेस और फेलियर का डेफिनेशन जो होता है, जैसे हम कुछ बोलें, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, इवन दो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, सो दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफे। और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो है वो भगवान है। एब्सेंट पर्सन कौन है? जो कोई तीसरा व्यक्ति है। आई एम सो सॉरी यार, देखो मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ ना, कुछ एग्जाम्पल कहीं दे रहा हूँ। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? भगवान। उसका कोई रूप रंग नहीं है कुछ भी, लेकिन वो एक आइडिया है, एक ऑब्जेक्ट है, जिसका अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो व्हेन एन एब्सेंट पर्सन, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज ड्यूली एट रेस्ट, apostrophe is the rhetorical device that is discreetly confessed. discreetly का मतलब क्या होता है बताओ बाद में। तो एग्जाम्पल क्या है जो मैंने स्टोरी में यूज़ किया है यहाँ पे? ओ डियर फेट, यू स्माइल अपॉन मी टुडे, अ गोल्डन चांस टू स्टील हियर बाय कम्स माई वे। ओ डियर फेट, फेट को एक पर्सन बना के वो बोल रहा है यहाँ पे, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है फेट। तो ओ माई बिलवड वेल्थ, अपने पैसे से बात करता है वो सब्जेक्ट जो है स्टोरी का। ओ माई बिलवड वेल्थ, माई सोल कंपेनियन इन दिस ओल्ड एज, स्टे सेफ टिल आई रिटर्न, फॉर विदाउट यू आई शैल अगेन बी पुअर सेज। गेटिंग इट? तीसरा एग्जाम्पल यूज़ किया है, ओ कर्स्ड ग्रीड, मस्ट यू डार्कन माई वे, ओ ट्रेचरस फेट, वाई लेड मी एस्ट्रे, वाई यू लेड मी एस्ट्रे, वाई यू लीड मी एस्ट्रे। सो these are the examples of apostrophe. यहाँ proverbs, idioms और maxims यूज़ हुए हैं। Fault always lies with the one who gets conned. Even the most powerful enemies can be defeated by but with utter yet subtle wit. Honesty never suited a rogue, rascal, knave. ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। Okay? Maxims, idioms, digging our own grave, ये एक idiom है। shooting ourselves in the foot, ये भी idiom है। call it quits, to stop or give up, ये भी idiom है। a spark of conflict, ये भी idiom है। all hell will break loose, ये idiom है। all hell will break loose क्या मतलब होता है इसका? it is a chaotic situation. A chaotic situation will arise, इसका मतलब ये होता है। ओरिजिन क्या है इस फ्रेज का? द फ्रेज इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, वेयर ही रोट अबाउट द गेट्स ऑफ हेल बीइंग ओपनड एंड द chaos that would follow if demons were unleashed. So all hell will break loose. ऐसे idioms, maxims, figures of speech and rules of English इस किताब में हम देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आपस में डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, सी यू व्हेनेवर द नेक्स्ट वीडियो कम्स। ऑलराइट, ये हमारा था वीडियो नंबर 7। ऑलराइट, 5 और बचेंगे इसके बाद। ऑलराइट, words alone ain't enough.